नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां जानवरों की तस्करी करने वाला एक ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 10 पशुओं की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे इटावा की, जहां किसानों के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए चलाई जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। साथ ही आगे बात होगी मथुरा की, जहां 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्र ने दिया मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर पुलिस थाने के अंतर्गत गुरुवार को ट्रक क्रमांक CG04 NU4 644 में जानवर लेकर महाराष्ट्र जाने के दौरान जनता द्वारा पीछा करने पर ट्रक ग्राम सीतापुर थाना शाहपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 10 जानवरों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर व कंडक्टर को पुलिस ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। शाहपुर पुलिस थाना अधिकारी कर्मचारियों ने जानवरों के अवैध परिवहन के संबंध में कार्रवाई में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 1324/23 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कानून व्यवस्था सामान्य है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां किसान भाइयों की बेहतरी के लिए सोइल हेल्थ कार्ड नाम की योजना गांव-गांव चलाई जा रही है, ताकि अन्नदाता अपने अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवा सके, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनके खेतों की मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन से पोषक तत्वों की कमी, और इसकी भरपाई के लिए या यूं कहें कि मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें कौन सी खाद की किस मात्रा में प्रयोग करना है, ताकि हमारे जो किसान भाई अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उससे वो बच सकें। क्योंकि अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने से एक तो हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे खेतों का जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाता है। और तीसरा, आज जो कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं वो कहीं ना कहीं अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण ही हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे खान पान पर पड़ता है। और इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि किसान साथी अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। तो जांच की क्या प्रक्रिया है, क्या दस्तावेज लगते हैं, कितना समय लगता है, इन तरह की तमाम बातों की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने बात की जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा से, जो स्वयं मिट्टी की जांच के लिए खेत पर मौजूद थे और सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ एडीओ इंद्रपाल सिंह, राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी सफाई गौरव कुमार भी मौजूद थे। अच्छा सर, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, इससे किसानों को क्या लाभ है? इससे सबसे पहले तो किसानों को ये लाभ है कि उनको ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत है किसी फसल को कितनी खाद डालने की। खाद डालने का अगर पता चल जाता है तो उससे क्या होता है कि जो वैकल्पिक यूरिया और वैकल्पिक DAP जो आई हैं हमारी नैनो, उसका प्रयोग भी वो आराम से कर पाएंगे। हमें अभी किसानों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम कितनी खाद कितनी डालें। सॉइल सैंपल जब हम लोग कर लेते हैं तो उससे हमारे खेतों का ये पता चल जाता है कि किस चीज़ की कितनी मात्रा हम उसमें सॉइल में डालें, जिससे हमारे पौधे को सही सलामत मात्रा में उपलब्ध हो सके। अच्छा, तो इसमें क्या नाम, जो मिट्टी की जांच है, इसका कोई शुल्क ले रहे हैं आप लोग? ना, निःशुल्क है। निःशुल्क है जी। तो इसके लिए किसान को क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स या क्या पेपर देने पड़ेंगे? पेपर तो वही उनका खेत का पहले से ही जियो टैगिंग हो रखा है, तो खेत का रकबा वो खुद आ जाता है। पर किसान का हम लोग जाके नाम थोड़ा फीड करना होता है किस खेत पे हम लोगों ने लिया है, तो जिससे कि उसे किसान का जो कार्ड जारी होगा वो सही से हो सकता है। तो ये कार्ड कितने दिन में बन जाता है सर, जैसे आज जांच करी जाए तो? लगभग 15 दिन में। 15 दिन में मतलब इन्हें मिल जाएगा। तो मिट्टी की जांच का प्रोसेस क्या होता है, ये किसानों को पता है कि आप लोग खुद जाके बताते हैं उन्हें? मिट्टी की जांच का प्रोसेस तो लंबा है, क्योंकि पहले तो मिट्टी हम जब लेते हैं तो उसके बाद मिट्टी को वहाँ जाके लैब में थोड़ा सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब वो उसका जो पोजीशन है, केमिकल कई चीज़ होते हैं, नाइट्रोजन है या फास्फोरस या सल्फ़र है, इनके अलग अलग केमिकल आते हैं, उन केमिकल में डुबाया जाता है। वो परसेंटेज बनता है कि कितना परसेंट हमारे खेत पे है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास।
तो उसके अलग अलग मेथड हैं और अलग अलग उसकी प्रक्रिया। तो मिट्टी जैसे आपको जो देते हैं किसान, ये किस हिसाब से उन्हें देना चाहिए? क्या कितनी इंच खुदाई करनी चाहिए? कहाँ से मिट्टी कलेक्ट करनी चाहिए खेत में? मिट्टी का ऐसा होता है कि पहले तो खेत जो हमारे हों खाली हों, और खाली होने के बाद मेड़ से करीब 6 फीट अंदर हो। पूरे खेत का अगर हम देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई में, तो ये देखा जाता है कि हर कोने से, मतलब मान लीजिए 4 कोने तो होते हैं, उसमें एक बीज का भी हम उसे लेते हैं, तो 4 कोने हमारे उसके हो गए और एक बीज का हो गया। 5 जगह से हम उसकी मिट्टी ले लेते हैं, तो हर जगह से 200-250 ग्राम आधा किलो ले ला के उसको एक मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आधा किलो मिट्टी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। चलिए सर, शुक्रिया सर सी न्यूज़ से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन मथुरा के तत्वाधान में अध्यक्ष दुष्यंत सारस्वत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा गया। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन मथुरा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 1,50,000 शिक्षा मित्रों का 23 वर्षों से निरंतर शिक्षण में कार्य कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 25 जुलाई 2017 के फैसले से पूरी तरह शिक्षा मित्र तथा उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इन परिस्थितियों में मानसिक प्रताड़ना झेल रहे 8,000 से अधिक शिक्षा मित्र की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से 2 सूत्रीय मांग है कि शिक्षा मित्र का जो दूर है उनको पास के शिक्षण संस्थानों में नियुक्त किया जाए और 10,000 के वेतन से बढ़ाकर शिक्षकों का समान वेतन किया जाए। इस मौके पर वकील अहमद, जिला संगठन मंत्री साजिद अहमद, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बसंत सारस्वत, देवेंद्र सारस्वत, राधाकांत कटरा, नीरज गुप्ता आदि शिक्षा मित्र मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष मथुरा दुष्यंत सारस्वत का क्या कुछ कहना है। जिलाधिकारी पर जो आप आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम योगेश चौधरी है। हम अपना शिक्षा मित्रों को ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय आए हुए हैं। आपकी मांगे क्या है? मांगे हैं हमारी समान कार्य समान वेतन। 10,000 रुपये में काम नहीं चलता है, ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। तो अपनी मांगों को लेकर हम डीएम कार्यालय आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जरा शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचें, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएँ। और इसके अलावा क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये भी हैं कि जो दूर हैं शिक्षा मित्र महिलाएं, जैसे कि हम बहुत दूर से आते हैं, तो हमें हमारे ससुराल के नज़दीक भेज दिया जाए, जिससे कि आने जाने में थोड़ी परेशानियां कम हो जाएं। मसला है। मेरा नाम दुष्यंत सारस्वत है। मैं जिलाध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की 4 सूत्री मांगों का उल्लेख है। शिक्षा मित्र बहुत परेशान है, 10,000 रुपये के अल्प मानदेय पर काम कर रहा है और बेसिक शिक्षा को गुणवत्ता को बनाने का काम भी कर रहा है। 27 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्र पूरी तरह से हताश है, निराश है। इसी निराशा और हताशा में 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, दे चुके हैं और उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी के लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र सौंपने आए हैं। इस मांग पत्र में समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जो महिला शिक्षा मित्र बहुत दूर हमारे विद्यालय में पढ़ा रही हैं, उनके पास का विद्यालय दिया जाए। जो मृतक शिक्षा मित्र हैं उनको उनकी परिवार के चलाने के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए या उनका मुआवजा दिया जाए। कुछ इस प्रकार की मांगे हम लोगों की हैं। ये मांगे हमारी नहीं मानी गई, तो हम लोग 5 जनवरी को विधानसभा घेरने का काम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र से है, जहां मधुबन चकिया पथ के ननकार चौक के समीप शुक्रवार की सुबह 32 वर्षीय देवेंद्र ठाकुर की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों एवं उनके परिजनों ने शव के साथ पथ को जाम कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक जुगौलिया कस्बा टोला निवासी मिश्रीलाल ठाकुर का पुत्र था। मृतक के भाई श्याम सुंदर ठाकुर ने बताया कि घटना 5 नवंबर के सुबह की है, जब देवेंद्र घर से चकिया फर्नीचर की दुकान पर बाइक से निकला
तभी घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ननकार में स्थानीय निवासी राजू राम को बाइक से हल्की ठोकर लगी। इस पर राजू राम और उनके परिवार वाले मेरे भाई को बेरहमी से आंख मुंह में बालू ठूंसकर ईंट व डंडे से पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया तथा सड़क के किनारे अचेत अवस्था में उसके शरीर पर बाइक रखकर वहां से फरार हो गए। सूचना पर मधुबन पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों को इसकी सूचना दी। गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल युवक को पटना रेफर कर दिया, जहां सरकारी व निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 25वें दिन मेरे भाई की मौत हो गई। बता दें कि युवक 6 भाइयों में चौथा था। सभी भाई फर्नीचर के काम के साथ खेतीबाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं। मृतक चकिया में फर्नीचर की दुकान में काम करता था। 11 जून 2023 को ही मृतक का विवाह हुआ था। पत्नी बीड़ा देवी, मां मालती देवी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जाम की सूचना मिलते ही मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समुचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया तथा सड़क को जाम मुक्त करवाया। घटना के संदर्भ में थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रमन कुमार ने बताया कि मारपीट एवं इलाज संबंधित किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर कुमार। कहाँ घर हुआ? सर घर जगौलिया हुआ। क्या घटना हुई है? घटना के संबंध में गाड़ी से आया लगभग 8:30 के करीब में घर से आने के क्रम में किसी को सट गया, राजू राम सट गया। हल्का फल्का छिलाया चाहे नहीं छिलाया, जो हुआ इसको जो हुआ घर में खींच करके लोग हद से ज्यादा मार। अरे सबका नाम लिखो ना, नाम लिख कर दो ना वहाँ पर। मारा लोग और मारने के क्रम में अलग अलग सब प्रक्रिया करने के बाद हमको न्याय चाहिए। यहाँ आए हम लोग समाज के लेकर के आए कि हम किसी को कुछ करेंगे तब हम यहाँ रोड रोकने आए। तो हमको मुखिया द्वारा सबके द्वारा प्रताड़ित किया गया। सब गाँव वाला उलट गया। मृतक का क्या नाम है? मृतक का देवेंद्र कुमार। उम्र कितना है? 32 साल। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की थानागंज पुलिस और एसओजी की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों टीमों ने मिलकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं और जिसमें 5 मोटरसाइकिल हैं और 4 स्कूटी हैं। बहरहाल थानागंज पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इतने बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त बरेली के रहने वाले हैं और रामपुर में पिछले 1-1.5 महीने में अलग अलग जगहों से ये 2 पहिया वाहन चोरी करते थे। आज पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने थानागंज में इन मोटरसाइकिल गिरोह का खुलासा किया है। इन 2 पहिया वाहन के अलावा कुछ और भी 2 पहिया वाहन है जो अभी पुलिस बरामद करने के करीब है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक रामपुर राजेश द्विवेदी का क्या कुछ कहना है। दो बिस्तर बरेली से बरामद होनी है। 2 इसने कटवा दी भूरा को, एक पुराना बदमाश यहाँ का कटा हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं पकड़ा नहीं गया वो भूरा नाम का आदमी। तो 4 हो गई और एक यहाँ के लोकल लड़की भेजी 5, तो 14 हो गई। ठीक है बस ठीक है सर। ये खुलासा सर, एक चोरी की बाइकें पकड़ी गई हैं, ये गैंग का खुलासा हुआ है थानेगंज में, क्या ये पूरा? ये विगत में बाइक चोरी की कई घटनाएं हो रही थी, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर, एसओजी टीम और जनपदीय पुलिस लगी हुई थी चोरों को पकड़ने में। तो आज एक भारी सफलता मिली है रामपुर पुलिस को, जिसमें 2 अभियुक्त हैं बरेली के रहने वाले। इनके पास से स्कूटी और बाइक चोरी की मिलाकर के 9 वाहन मिले हैं, फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं और कुछ अवैध हथियार भी मिले हैं। इनके द्वारा न सिर्फ हमारे जनपद में बल्कि अन्य जनपदों में और इवन उत्तराखंड में चोरियां की गई हैं। अभी इन 9 बाइक्स के अलावा भी और हम लोग के पास सूचनाएं मिल रही हैं, जिसकी बरामदगी करना शेष है। सर, ये कितने टाइम से ये कर रहे थे? अब जो चोरी की है, जो हमने बरामदगियाँ किया है, कुछ तो इसी वर्ष लिखी गई हैं
लेकिन हम पड़ताल कर रहे हैं कि कितने समय से लोग चोरियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चोरी किए हैं, प्लस इनके गैंग में और कौन कौन सदस्य है जो चोरी करते हैं, ये कहाँ बेचते हैं, किनको बेचते हैं। कुछ ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि इनके द्वारा जो कबाड़ का काम करते हैं वहाँ जाकर के वाहन कटवा भी दिए जाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस द्वारा गहन पड़ताल की जा रही है। सर इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी उसकी पड़ताल कर रहे हैं, अभी तो यंग है, बट कहाँ कहाँ इनके खिलाफ और मुकदमे हैं, ये चूँकि बरेली के रहने वाले हैं, जानकारी की जा रही है। कितनी बरामद हुई है और सर इनके साथ कितने लोग हो रहे हैं? ये तो मैंने आपको बताया कि गैंग में और कौन लोग हैं, इसकी पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल 5 बाइक्स और 4 स्कूटी ये बरामद हुई हैं और अन्य की भी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं जिनकी हम शीघ्र ही बरामदगी करेंगे। वैसे क्या करते थे सर ये सामने से पब्लिक के? यही काम करते थे और क्या करते थे। ठीक है सर, टीम को पुरस्कार देंगे क्या? अभी अब पूरा और काम हो जाए डेफिनेटली देंगे, अच्छा काम हुआ है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।